हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हम केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। सीबीएसई बोर्ड के साथ यहाँ पर हम कवर कराते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। तो यदि कोई स्टूडेंट है जो अदर स्टेट से बिलोंग करता है तो भाई वो भी हमारे यहाँ से कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी लर्निंग को बिना किसी रुकावट के एक्सप्लोर कर सकता है, बिना किसी फाइनेंशियल बैरियर के। कोई फाइनेंशियल बैरियर नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ हम आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई आपको फीस चार्ज नहीं करनी, हम लोग आपसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आपको फ्री में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ओके और यदि आप लोगों को ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो आप जानते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप यदि जाके चेक करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसी के साथ स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट एंड फुल ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस जैसे कि एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड सो ऑन। सारी चीजें, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और क्रैश कोर्स भी आपको एग्जाम टाइम में हर सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स भी मिलेगा जिसमें हम लोग रैपिड रिवीजन कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इतनी बढ़िया फैसिलिटी भाई और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आज की क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो फटाफट से सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और फिर क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। तो आज बेसिकली हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो पहली बात तो भैया हमारा चैप्टर 5 चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब भैया बात ये है कि ये जो चैप्टर है ये हो चुका है कंप्लीट। जस्ट हमने पिछली क्लास में ही एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट हो गए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। नाउ अब हमें इस पर्टिकुलर क्लास में क्या करना है, इसी चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये सब से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा ना कि यार जितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कहाँ गलत हो रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आ चुका है बढ़िया से और कौन से कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अभी और मेहनत की जरूरत है। तो वहां पे फिर आप क्या करोगे, दोबारा से वीडियो जाके देखो और क्वेश्चंस करोगे सॉल्व, तो आप लोगों को बढ़िया से समझ आएगा। तो फिर हम शुरू करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। मैं यहाँ क्वेश्चन लगाऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर जरूर बताइएगा कि किसका कौन सा आंसर रहेगा। डन, तो फिर शुरू करें हम लोग। पहला क्वेश्चन लगा लें, सबने लाइक शेयर कर दिया, सभी ने कर दिया। बस अब हमें ये वाला सेशन करना है, इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करेंगे, एक अपनी और क्लास लेंगे और उसके बाद फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो फिर चलो शुरू करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से। चलिए, तो भैया आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन, आराम से रीड करेंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं और जो भी आपको करेक्ट लगता है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना अपना आंसर। ओके, चलो पढ़ो पहले भैया। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है और इसके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन 1 पहले हम रीड करते हैं, क्या बोल रहा है। रिटायरिंग पार्टनर इज कंपनसेटेड फॉर फॉरगोइंग हिज प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ ऑल और सम ऑफ द पार्टनर्स रिमेनिंग as partner. The compensation is paid by remaining partner in कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, कैपिटल रेशो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो आराम से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, सिर्फ आपसे छोटी सी चीज पूछ रहा है कि जो पार्टनर रिटायर होता है वो क्या कर रहा है भैया, अब वो रिटायर हो रहा है, अभी तक उसका जो भी शेयर था वो मतलब पूरा अपना शेयर लेता था प्रॉफिट में, अब क्योंकि वो रिटायर हो रहा है तो अब उसका शेयर कोई नहीं लेगा, अब वो उसका शेयर छोड़ रहा है। तो अब उसका शेयर कौन लेगा, जो पार्टनर रिमेनिंग है, जो बचे हुए हैं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो उसके प्रॉफिट में शेयर लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो भैया अब क्योंकि वो अपने शेयर को छोड़ रहा है, एक तरीके से क्या कर रहा है, एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, छोड़ के जा रहा है वो शेयर, तो भाई इसके लिए क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो क्या देते हैं, कंपनसेशन देते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो पार्टनर रिटायर हो गया है उसका जो शेयर है वो अब इन रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा, ये लोग गेन करेंगे।
तो हर एक पार्टनर जो गेन करता है वो फिर कंपनसेशन भी देता है। तो यदि हम बात कर रहे हैं रिटायरिंग के टाइम की, तो उस टाइम पे किस रेशो में वो कंपनसेशन दिया जाता है गुडविल पे, वो आपको बताना है। बताइए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करते हैं क्या भाई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल रेशो में तो भैया होता नहीं है ना, कैपिटल रेशो में ऐसा कुछ नहीं होता। और यदि हम देख रहे हैं सेक्रीफाइस रेशो, तो सेक्रीफाइस रेशो तो एडमिशन के टाइम पर होता था, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर जब नया पार्टनर एडमिट होता है उस टाइम पर पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। तो भैया यहाँ पे कौन सा होगा? गेनिंग रेशो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। कौन से रेशो में दे रहे हैं? उनके गेनिंग रेशो में। एडमिशन के टाइम जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करता था उस सेक्रीफाइस रेशो में उसको कंपनसेशन मिलता था। यहाँ पे जो पार्टनर जितना गेन करेगा उस गेनिंग रेशो में कंपनसेशन पे करेगा रिटायरिंग पार्टनर को। इज इट क्लियर? देखो इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है आप लोगों को आंसर मालूम है, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट भी आपको समझने जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं कॉन्सेप्ट के आजू बाजू से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कॉन्सेप्ट भी आपको समझने में आना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फिर आइए अपना हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फॉर्मूला आपसे पूछा है भैया, काफी इजी क्वेश्चन है। आपको बढ़िया से फॉर्मूला बताना है कि गेनिंग रेशो जो कैलकुलेट किया जाता है वो किस पर्टिकुलर फॉर्मूले से किया जाता है। जल्दी से मुझे बताएंगे कमेंट्स में आंसर। इवन मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी फॉर्मूला याद करने की। सेक्रीफाइसिंग की क्या बताई थी? SON। और गेनिंग रेशो का जो फॉर्मूला है उसकी मैंने ट्रिक बताई थी GNO। याद आया? GNO। तो बताओ गेनिंग मतलब क्या करना होता है? न्यू माइनस ओल्ड रेशो। तो कहाँ दिया है न्यू माइनस ओल्ड? पहले ही ऑप्शन में दिया है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बाकी में तो गलत है, ये तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है। न्यू माइनस सेक्रीफाइस दिया है, न्यू माइनस गेनिंग दिया है। तो भाई अपना जो पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन जो कह रहा है गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इज इट क्लियर? पहला ऑप्शन करेक्ट है, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कुछ बेसिक से शुरुआत कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे करके आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा एमसीक्यू का। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं। चलो फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? चार कंडीशन दी हैं, आपको सही वाली बतानी है, करेक्ट कि भैया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम क्या करते हैं। ABCD चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आ जाना चाहिए। देखो पहले तो आराम से रीड करो, बिल्कुल तेजी में नहीं, आराम से रीड करो। ठीक है, क्योंकि अभी हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी कोई एग्जाम में नहीं बैठे, अभी हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ओके, तो देखो रीड करें। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का हम लोग क्या करते हैं? तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो पता है ना, एक ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है ना, एक ऐसा प्रॉफिट जो फर्म ने कमा तो लिया था, बिजनेस के पास था वो प्रॉफिट, पर वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, रख के रखा था हमने, बचा के रखा था। जैसे फ्रिज में हम लोग आइसक्रीम बचा के रखते हैं ना, है वो भले 2 दिन पुरानी, 1 दिन पुरानी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, आइसक्रीम जिस दिन आती है उसी दिन खत्म हो जाती है भैया, हमारे घर में तो उसी दिन खत्म हो जाती है, अगले दिन तक तो वो बचती नहीं है, बचेगी भी तो मैं नहीं बचने देती उसको, पूरी खत्म ही होगी वो उसी दिन। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यदि आपके यहाँ 2 दिन से आइसक्रीम फ्रिज में रखी है वो किसके लिए? ताकि फैमिली के सभी लोग उसको बांट के खा पी के खत्म कर दे। ठीक है, तो है वो सबके लिए, सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, पर अभी तक हमने करी नहीं है, हमने अभी तक रख के रखी है। ठीक है ना, तो यही है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो होना तो डिस्ट्रीब्यूट है, सब में बंटना है पार्टनर्स में, पर अभी तक नहीं बटा है। तो उसका हम क्या करते हैं? पहली बात तो भैया वो उसका जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कहाँ होता है? आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होता है, ये आप सबको मालूम है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करते हैं। डेबिट साइड पे करते हैं कि क्रेडिट साइड पे करते हैं? बताओ। जब भी कोई चीज हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे करते हैं, ना कि डेबिट साइड पे। कहाँ करते हैं? क्रेडिट साइड पे करते हैं। तो देखो सब में दिया है क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है, बस यहाँ दिया है डेबिट, तो मतलब ये गलत है। ठीक है, डेबिट नहीं करना है, इसको आप एलिमिनेट कर दो, हटा दो। अब आपके पास 3 बचे हैं, तो आपको मालूम है क्रेडिट तो करना है, पार्टनर कैपिटल में ही करना है। तो देखो तीनों में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किया है, क्रेडिट ही किया है ना। अब बात ये आ रही है कि जब एडमिशन के टाइम हम देखते थे तो नए पार्टनर के आने से पहले हम क्या करते थे? पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांट लेते थे। लेकिन रिटायरमेंट में क्या करेंगे? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, जितना भी उसका प्रॉफिट में शेयर होगा उसको वो शेयर देके ही रिटायर करेंगे। इसका मतलब सभी पार्टनर्स पुराने रेशो में बांटेंगे,
कहाँ लिखा है ये देख लो। क्रेडिट करना है कंटिन्यूइंग पार्टनर को, सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर को ही देंगे क्या? जो रिटायर हो रहा है उसको भी तो देंगे भैया, उसको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। फिर लिखा है क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में लिखा है, लेकिन ठीक है ओल्ड लिखा है लेकिन कंटिन्यूइंग पार्टनर लिखा है सिर्फ, और भैया सिर्फ कंटिन्यू पार्टनर को नहीं देना है, बल्कि क्रेडिटेड टू ऑल द पार्टनर कैपिटल अकाउंट बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? ये आपका स्टेटमेंट सही है। हमको भैया सभी पार्टनर्स को देना है, रिमेनिंग भी है कंटिन्यूइंग भी है, सभी को मतलब रिमेनिंग भी और रिटायरिंग भी पहले ही देना है, उसके रिटायर होने से पहले, वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देना है। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया भैया? आ गया सभी को समझ में कि हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या एडजस्टमेंट करते हैं, राइट? अब हम आगे बढ़े, चले चलो तो फिर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 लगा लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन 4 ये अपना हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर। चलो अब क्वेश्चन 4 आपसे बोल रहा है एक्यूमुलेटेड लॉस का क्या करेंगे। सेम क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 3 में हमने क्या देखा था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या करना है। अगेन बस आपसे सेम यही चीज पूछ रहा है कि अब आपको एक्यूमुलेटेड लॉस का क्या करना है। तो बताओ भैया लॉस का क्या होगा। एक चीज तो बिल्कुल तय है कि यदि प्रॉफिट सभी पार्टनर्स को पुराने रेशो में बट रहा था तो भैया लॉस भी सभी पार्टनर को पुराने रेशो में ही बटेगा। दोनों की कंडीशन सेम रहेंगी, प्रॉफिट भी बटेगा सभी में बटेगा, तो भैया लॉस भी सभी में बटेगा और ओल्ड रेशो में ही बटेगा। ये तो क्लियर है ना? कहाँ बटता है? और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बटता है, ये भी क्लियर है ना? कौन से साइड पे बटेगा अब आपको ये बताना है, कौन से साइड पे बटेगा। तो मैंने क्या बताया मैंने, यदि अपना प्रॉफिट आता है तो हम क्रेडिट साइड पे बांटते हैं, लेकिन यदि लॉस आता है तो हम डेबिट साइड पे बांटते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि डेबिट साइड पे बांटना है। तो भैया यहाँ तो क्रेडिट लिखा है तो इसको तो हटा दो, एलिमिनेट कर दो भैया, टटा बाय बाय कर दो, ये तो होगा नहीं ऑप्शन। स्टार्टिंग के 3 में से कोई एक हो सकता है, तो कौन सा होगा? पहला कह रहा है कि भैया डेबिट करेंगे सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर को, नहीं सिर्फ कंटिन्यू पार्टनर को नहीं देना है। इसमें भी अगेन वही लिखा है, ये भी गलत है। आपका करेक्ट कौन सा है? सी वाला करेक्ट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डेबिट करेंगे ऑल पार्टनर्स को, सभी को उनके कैपिटल अकाउंट में बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब चेंजेस होने के पहले ही, रिटायरमेंट होने के पहले ही दे देंगे, उनके ओल्ड रेशो में दे देंगे। तो भैया यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सभी को? आया कि नहीं आया भैया? सबके ऑप्शन सही आने चाहिए, राइट? आई होप सभी ने सी आंसर ही दिया होगा। आप अपने कमेंट्स में मुझे आंसर बता सकते हैं, ठीक है? चलो तो सी वाला ऑप्शन अपना सही है। डन? कोई दिक्कत कोई समस्या? फिर हम आगे बढ़ जाए, ठीक है? चलो तो भैया आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। देखो 5th क्वेश्चन ये रहा, यहाँ तक थोड़े से आपके बेसिक क्वेश्चन से अब थोड़ा सा हम लोग लेवल इंक्रीज करेंगे। 5th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आराम से पढ़ो, समझो, देखो बढ़िया से, आराम से, और फिर मुझे आंसर बताना। ऑप्शन आपको नीचे ही दिए, ए बी सी और डी ऑप्शन है, ये यहाँ तक आपका सवाल है। चलो भैया सवाल देके घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से आपको सॉल्व करना है, आराम से बिल्कुल, ठीक है? देख लो भैया क्या क्या दिया है, आराम से देखो क्या है। क्वेश्चन 5th है, कह रहा है सोनू, मोनू एंड गोपाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स है एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है भैया, 3 पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे के रखा है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलो। ठीक है, तो एक बैलेंस शीट का हमें एक छोटा सा फॉर्मेट दिया है जिसमें लायबिलिटी साइड पे भैया इनके पास एक WCR है, मतलब WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कितने का? 48,000 का पैसा इन्होंने रिजर्व करके रखा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सोनू, अब सोनू रिटायर हो रहा है, इफ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ 24,000 इज टू बी क्रिएटेड। अब एक लायबिलिटी मतलब एक क्लेम आया आपके पास 24,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन का आपके पास एक क्लेम आ गया 24,000 का, is to be created, then what amount of workman compensation reserve will be shown in the बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में WCR आप कितना शो करोगे? जल्दी से मुझे बताओ भैया, सावधानी से करना ये सवाल, बहुत ही सावधानी से करना, क्योंकि यदि आपने अपना कॉन्शियसनेस नहीं दिखाई यहाँ पे तो आप ये सवाल गलत करोगे, मुझे मालूम है। और
ठीक है, तो बहुत ही कॉन्शियसली करना, आराम से करोगे तो आंसर डेफिनेटली सही आएगा। तो देखो ऑप्शन कह रहा है आपको 48,000, 72,000, 24,000 या फिर नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। लास्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है, चारों दिए हैं, आराम से पढ़ो। समझ में तो आया क्वेश्चन कि भैया बैलेंस शीट में आपने देखा कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 48,000 रिजर्व आपने करके रखा है, उसके खिलाफ एक क्लेम आया, 24,000 का, राइट। और आपको फिर पूछा है कि आप बैलेंस शीट में फिर कितना अमाउंट लेकर जाओगे, तो बताइए भैया, बताओ भैया। न्यू बैलेंस शीट मतलब रिवाइज्ड बैलेंस शीट में, ये इनकी पहले की है, पुरानी है, रिटायरमेंट के पहले की बैलेंस शीट का एक आपको एक्सट्रैक्ट मतलब एक पार्ट दे के रखा है। आपको बताना है कि भैया रिटायरमेंट के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें आपको क्या करना है। तो देखो मैं आपको बताऊं, आई होप आपके आंसर आ गए होंगे, आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा, एस्टीमेट बना दिया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप मैच करना कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, और यदि नहीं है तो फिर समझ के जाना इसको, आज यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ के जाना, ठीक है। चलो देखो भैया, हमें बोला है कि हमारे पास रिजर्व में है कितने, 48,000 है, कितने हैं, 48,000 है, और रिजर्व के लिए एक क्लेम आया है, वर्कमैन कंपनसेशन का एक क्लेम आया है 24,000 का। तो मतलब क्लेम आया है तो 24,000 जो क्लेम आया है उसको रिजर्व में से वो पैसा हम माइनस कर देंगे, क्योंकि रिजर्व जो रखा है उसमें से हम 24,000 निकाल लेंगे सो दैट वो क्लेम हमारा पूरा हो सके। तो यहाँ से हम 24,000 निकाल लेंगे, ये जो पैसा रिजर्व करके रखा है इसमें से। तो अब हमारे पास कितना बचेगा, मात्र अब हमारे पास 24,000 बचेगा, 24,000 बचेगा, है ना। तो बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा होगा 24 बचेगा तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यही लग रहा होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पर आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि रिजर्व में से क्लेम माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है WCR का, वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सभी पार्टनर्स में उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम, कुछ भी नहीं छोड़ते, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यदि कोई क्लेम नहीं आता तो भैया पूरा 48 डिस्ट्रीब्यूट कर देते, कुछ बैलेंस शीट में नहीं जाता। WCR का कोई भी रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं जाता एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, राइट। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम सारे रिजर्व बट जाते हैं, पूरा प्रॉफिट बट जाता है, पूरे लॉसेस जो भी है, सब कुछ जो भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे आइटम क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन यदि ये क्लेम नहीं भी आता तो ये पूरा अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। परंतु क्लेम आया है तो उसको माइनस करने के बाद फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो फिर जीरो, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो बैलेंस शीट में थोड़ी ना कुछ दिखाओगे, कुछ भी आपका बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्या हो चुका होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो जीरो बचेगा सब कुछ बांटने के बाद, इसका मतलब नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कोई अमाउंट नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? कुछ भी दिया हो, क्लेम हो नहीं हो, कुछ भी हो भैया, कुछ भी बैलेंस शीट में तो नहीं जाने वाला, क्योंकि ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन 5 सबको समझ आया? तो जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर मैं आपको 6th वाला क्वेश्चन भी कराऊंगी। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को लाइक शेयर करना है, फटाफट, जल्दी से, फटाफट कर दिया लाइक शेयर, तो फिर आ जाएं आप 6th क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो तो आइए फिर, आई होप भैया जल्दी सभी को कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे, है ना। अपन ने सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस अब यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके चलो फिर आ जाओ भैया 6th क्वेश्चन पे। चलो भैया आपको स्टेटमेंट दी है और आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही कौन सा है ये आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए ABCD। चलो भैया बता दो, जरा आराम से पढ़ लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आराम से आप स्टेटमेंट पढ़ लो बढ़िया तरीके में, और बताओ कौन सा सही है। कह क्या रहा है, देखो चारों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपके गुडविल के ही बारे में है। तो गुडविल का कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है ना। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो आराम से आपको इसका आंसर पता लग जाएगा। आई होप्स आप लोग के आंसर आ भी गए होंगे कमेंट्स में। तो चलो रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। अच्छा भाई, रिटायरमेंट के टाइम क्या रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं? यदि सेक्रीफाइस करते तो सेक्रीफाइस रेशो में करते भैया, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि रिटायरमेंट के टाइम जो रिमेनिंग पार्टनर है वो तो गेन करते हैं।
गेन क्यों करते हैं? क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है अपना शेयर छोड़ के जा रहा है और उनका शेयर अब किसको मिलेगा? जो पार्टनर रिमेनिंग है उनको मिलेगा। तो वो तो गेन कर रहे हैं ना शेयर को, उनका शेयर इंक्रीज हो जा रहा है, राइट? तो यदि वो गेन कर रहे हैं तो मतलब ये गेनिंग रेशो में होगा। तो सेक्रीफाइस रेशो एडमिशन के टाइम होता है, रिटायरमेंट के टाइम सिर्फ और सिर्फ अपना गेनिंग रेशो निकालते हैं हम, है ना। सेक्रीफाइस तो कभी निकल के आ जाता है तो फिर हम उसका अलग एडजस्टमेंट करते हैं, पर हम कैलकुलेट गेनिंग रेशो ही करते हैं। तो भैया पहला स्टेटमेंट तो गलत कह रहा है, पहला तो बिल्कुल गलत कह रहा है कि यदि रिटायरमेंट के टाइम पे यदि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो गुडविल रहेगी, है ना, इज क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सेक्रीफाइस रेशो। नहीं भैया, सेक्रीफाइस नहीं होता है, तो ये गलत है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर is credited to remaining partners capital account in their gaining ratio। ये कह रहा है, चलो ये तो गलत है, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि भैया यहाँ सेक्रीफाइस रेशो की बात आ गई है, तो ये गलत है ना। सेक्रीफाइस में नहीं होता है, गेनिंग रेशो में होता है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गुडविल जो रिटायरमेंट के टाइम, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम जो आती है वो क्रेडिट करते हैं हम रिमेनिंग पार्टनर्स में गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो तो यहाँ सही दिया है, गेनिंग रेशो तो सही दिया है, हमें सेक्रीफाइसिंग नहीं गेनिंग ही चाहिए था। लेकिन भैया गेनिंग पार्टनर्स को हम क्रेडिट थोड़ी ना करते हैं, क्रेडिट थोड़ी ना करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा कि जो गुडविल है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर यदि गेन कर रहे हैं तो भैया गेनिंग पार्टनर्स को तो हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट नहीं करते, राइट। तो ये भी आपका गलत है। थर्ड कह रहा है goodwill at the time of retirement of a partner is debited to remaining partners capital account in their new profit sharing ratio। अगेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थोड़ी ना भैया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थोड़ी ना, गेनिंग रेशो चाहिए हमें। क्या चाहिए? गेनिंग। तो भैया ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। अब लास्ट वाला क्या कह रहा है? गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल इन देयर गेनिंग रेशो। अब यहाँ पे दोनों बातें सही कही हैं, यहाँ पे दोनों बातें सही कही हैं कि भैया डेबिट करते हैं और गेनिंग रेशो में करते हैं। किसको? रिमेनिंग पार्टनर्स को। क्लियर? एक बार और देख ले इसको अच्छे से कि जो गुडविल है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, रिटायरमेंट के टाइम वाली जो गुडविल है ना, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट साइड पे शो करते हैं। किसके? रिमेनिंग पार्टनर्स के। रिमेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को गेनिंग रेशो में। ये सब हम करके देख चुके हैं, ये सब हमने जर्नल एंट्री करी है कि गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना है, सेक्रीफाइस को क्रेडिट करना है और रिटायर जो पार्टनर हो रहा है उसको भी क्रेडिट करना है। इज इट क्लियर? समझ आया? तो फिर चलो जल्दी से क्वेश्चन 7 और सॉल्व कर ले फटाफट। चलो ये हो गया, हाँ ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, राइट? क्लियर? चलो फिर आओ भैया 7th पे। चलो 7th आपको जर्नल एंट्रीज पूछ रहा है कुछ, 4 ऑप्शन में आपको 4 जर्नल एंट्रीज दी है, आपको शायद करेक्ट वाली बतानी होगी, है ना। तो चलो क्वेश्चन में है क्या? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब एक पार्टनर रिटायर होता है, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इज रिटर्न ऑफ बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। आपसे ये पूछ रहा है जो गुडविल आपकी ऑलरेडी कहाँ पे है? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब जो गुडविल ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में दी हुई है उसको आप कैसे करोगे, किस जर्नल एंट्री से आप उसकी एंट्री करोगे? इन चारों में से कौन सी एंट्री सही है? कौन सी वाली गुडविल? जो ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में है, जो ऑलरेडी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, उस बैलेंस शीट का आपको बताना है। उस बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसका आपको बताना है क्या एंट्री होती है। गुडविल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, या फिर रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल टू गुडविल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, या कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। जल्दी से बता दो भैया, जल्दी से फटाफट से मुझे बताना है, सभी को बता दो भैया। 4 एंट्रीज हैं, जल्दी बताइए कौन सी होने वाली है अपनी। एक एक करके पहले हम 4 ऑप्शन रीड कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल। क्या मतलब हुआ इसका, समझ में आया आपको? देखो हम लोग को करना क्या है, बेसिकली जो गुडविल अपनी बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसकी एंट्री पूछी है। पहले तो ये बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है वो किस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? डेबिट साइड पे करते हैं, इधर पे करते हैं, है ना।
और जो प्रीमियम कंपनसेशन में देते हैं वो हम डेबिट साइड पे देते हैं रिटायरिंग क्रेडिट साइड पे देते हैं रिटायरिंग पार्टनर को। ये तो सबको मालूम है ना कि जो ऑलरेडी बुक्स में है वो डेबिट साइड पे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट, तीनों मतलब सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जो गुडविल हम रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेशन में देते हैं वो हम उसको क्रेडिट साइड पे देते हैं। ये आपको सबको मालूम है। हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि यदि एग्जिस्टिंग है गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में है उसको हम उसकी एंट्री क्या करेंगे। तो भैया ये जो पहली एंट्री है ये कौन सी एंट्री है जिसमें हम गुडविल डेबिट कब करते हैं? गुडविल हम डेबिट कब करते हैं? देखो बेसिकली आपको मालूम है हम गुडविल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राइट क्योंकि वो तीनों मतलब सभी पार्टनर्स में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि भैया सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को देंगे, तो भैया ये तो गलत बात है ना, सिर्फ रिटायरिंग को नहीं देंगे, सभी पार्टनर्स को देंगे। उसके बाद क्या है, सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर को देंगे, तो भैया ये भी गलत है, सिर्फ कंटिन्यू पार्टनर को क्यों देंगे, सबको देंगे। अब भैया सबको देंगे लिखा कहाँ है, एक तो यहाँ पे लिखा है कि इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, मतलब यहाँ सबकी बात हो रही है और यहाँ पे भी सबकी बात हो रही है, लेकिन गुडविल को हमें क्रेडिट करना है, राइट और सभी पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि पार्टनर के सभी पार्टनर मतलब रिमेनिंग भी और रिटायरिंग भी, सभी पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। डन। तो अपनी जो करेक्ट एंट्री है वो है सी वाली, मतलब सी ऑप्शन सही है। ओके 7 क्वेश्चन समझ आया, तो फिर आओ जल्दी से 8 क्वेश्चन पर चले, राइट। चलो अगेन आपसे कुछ एंट्री पूछी है, किसी पर्टिकुलर किससे रिलेटेड है, कॉम्पनसेशन से रिलेटेड है, ठीक है। चलो तो देखो वही गुडविल से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कॉम्पनसेशन पेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एज गुडविल इज रिकॉर्डेड बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। अच्छा अब आपसे बेसिकली ये पूछा है यहाँ पे कि यदि कोई पार्टनर रिटायर होता है उस टाइम पे जो कंपनसेशन आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देते हो ना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को यदि आप गुडविल में कॉम्पनसेशन दे रहे हो तो उसको किस जर्नल एंट्री से आप रिकॉर्ड करके बताओगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। देखो आप लोगों को मालूम है मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट 4 चीजें बताई थी, 4 नहीं 3 चीजें बताई थी। क्या क्या, जो पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, कई बार पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर लेते हैं, मतलब कोई पार्टनर ऐसा होता है जो किसी पार्टनर के रिटायर होने से देखा जाए तो वैसे रिमेनिंग पार्टनर गेन करते हैं, पर कई बार कुछ केसेस में हमने देखा भी है, इवन हमने जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे तब भी ऐसा हो रहा था कि एक आध पार्टनर ऐसा आ जाता है जो सेक्रीफाइस भी करता है, तो उस पार्टनर को भी फिर हमें कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। तो रिटायरिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं। याद आया, क्वेश्चन भी किए हैं। तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, सबको मालूम है। तो देख लो भैया, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो उसकी आपको जर्नल एंट्री पूछी है, तो देखो गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर अकाउंट। कौन सी एंट्री करेंगे जल्दी से मुझे बता दो, है ना। कॉम्पनसेशन जो आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे रहे हो एज अ गुडविल इज रिकॉर्डेड बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। बताइए भैया कौन सी हो जाएगी, 4 ऑप्शन दिए, फटाक से एंट्री बताओ। जर्नल एंट्री हम लोगों ने करी है ना। तो देख लो भैया, इसमें जो अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, जिसमें हम क्या करें, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट करते हैं, और रिटायरिंग पार्टनर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, राइट क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। डन। क्या क्लियर हो गया सभी को, समझ में आया नहीं आया राइट। ये हो गया अपना 8th वाला क्वेश्चन। चलो फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन 9 अगेन थ्योरेटिकल ही है, आपसे कुछ क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेसिकली क्वेश्चन 9 कह रहा है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आर। जो एसेट्स आपके अनरिकॉर्डेड रह जाते हैं, मतलब जिनको आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे और आपको मौका ही नहीं मिला, आपने सोचा चलो अब जब साल खत्म होगा, एंड होगा, तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे क्योंकि तभी आपकी नई बैलेंस शीट बनती है। आपको मालूम है ना, हर साल आपकी नई बैलेंस शीट बनती है एट द एंड ऑफ द ईयर में। तो आपने सोचा कि यार ये कुछ एसेट है अनरिकॉर्डेड रह गए हैं, ये इनको हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि बीच में थोड़ी ना, जैसे ही एसेट आया तो बीच में ही आप बैलेंस शीट बनाने बैठ जाओगे। बैलेंस शीट में कब आप ऐड कर पाओगे एसेट्स और लायबिलिटीज, जब आप बैलेंस शीट को बनाओगे, और आप बनाते हो एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन यदि कोई रिटायर हो रहा है या किसी का एडमिशन भी होता है पार्टनर का, तो उस टाइम पे हमें मौका मिल जाता है क्योंकि हमारी सारी अकाउंट्स
दोबारा से क्या हो रहे होते हैं, सब कुछ दोबारा नए तरीके से बन रहे होते हैं, तो हमें मौका मिल जाता है एक नई बैलेंस शीट बनाने का। तो बस फिर हम सोचते हैं कि यार अब लगे हाथ तो बैलेंस शीट में इन एसेट्स और लायबिलिटीज को भी रिकॉर्ड कर दो, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट करना, है ना, लायबिलिटीज का और एसेट्स का। तो वही आपसे पूछा, यदि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, मतलब ऐसा एसेट जो अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया था बैलेंस शीट में, अब यदि आप उसको रिकॉर्ड करते हो तो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करोगे, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या करोगे, देखो, क्रेडिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट में रिटायरिंग पार्टनर के, अच्छा, या फिर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर क्रेडिट टू पार्टनर। भैया देखो, सबसे पहली बात, एसेट्स का जब रिवैल्यूएशन होता है, लायबिलिटीज का जब रीअसेसमेंट होता है, तो ये सारी चीजों के लिए एक अलग अकाउंट बना है जिसको रिवैल्यूएशन कहा गया है, वो उसी काम के लिए है। तो भैया काय को फोकट में हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये सब चीजें डालेंगे, क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ वही चीजें जाती है जो पार्टनर्स को डेबिट होती है या क्रेडिट होती है, है ना। एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए एक सेपरेट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया है। तो कहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं, क्रेडिट में करेंगे या डेबिट साइड पे करेंगे रिवैल्यूएशन के। तो भैया जाहिर सी बात है, यदि कोई एसेट इंक्रीज होता है और यदि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होता है तो वो क्रेडिट में जाता है, और यदि कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है तो वो आपकी डेबिट साइड पे जाती है, राइट। तो यदि एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है या फिर कोई लायबिलिटी कम हो रही है, तो ये सब आप कुछ ये सब कुछ आप कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड पे लिखते हो, है ना। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ए वाला ऑप्शन होना चाहिए, है ना। सबको लग रहा है, आई होप सभी के कमेंट्स में आंसर आ गए होंगे और बिल्कुल सही आए होंगे, दैट इज ए ऑप्शन, राइट। चेक कर ले हम लोग, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। डन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ओके। चलो अब क्वेश्चन 10 पे आ जाएंगे, फिर अभी हमको और भी बहुत सारे क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, 10th क्वेश्चन जल्दी से रीड करो, कॉन्सेप्ट वाले है आपका, फटाफट बता दो जल्दी से, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है ये आपसे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, प्रॉफिट या गेन ऑन रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, किसके कैपिटल अकाउंट में आप लोग जो प्रॉफिट या गेन आता है ना, रिवैल्यूएशन करते हैं, है ना, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, यहाँ आया तो प्रॉफिट, यहाँ आया तो लॉस। तो ये जब हम प्रॉफिट निकालते हैं रिवैल्यूएशन का, तो उसको जब हम क्रेडिट करते हैं कैपिटल अकाउंट में, किसको करते हैं, किसको हम देते हैं वो प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आता है वो हम किसको देते हैं, आपको वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, रिटायरिंग पार्टनर, all partners in their old profit sharing ratio, remaining partners in their old profit sharing ratio, या फिर remaining partners in their new profit sharing ratio। भैया बढ़िया सा सवाल है, इसका सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे, फटाफट फटाफट बताओ भैया क्या होगा इसका, क्या करना है। देखो रिटायरमेंट हो रहा है और आप रिवैल्यूएशन का आपको प्रॉफिट मिला है, तो जाहिर सी बात है सभी पार्टनर को बांटोगे उनके पुराने रेशो में, है ना। तो भैया सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को देना नहीं, सभी पार्टनर्स को देना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, बिल्कुल। सिर्फ रिमेनिंग को देना नहीं और सिर्फ रिमेनिंग को भी नहीं देना। तो भैया करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो ये कह रहा है कि भैया सभी पार्टनर्स को उनके पुराने रेशो में बांटेंगे। डन, क्लियर है। चलो अब इससे आपको समझ आ गया होगा कि कितने कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, कितने कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझे हैं और कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, है ना। तो वहां आपको दोबारा से सारी चीजों पे वर्क करना है, ओके। चलो अब अगला क्वेश्चन, अभी आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, 10 नहीं बल्कि और करेंगे। चलो 11 क्वेश्चन जल्दी से रीड करो फटाफट और इसका आंसर मुझे बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, कॉमेंट्स में बताना और भैया, ठीक है। चलो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन 11, at the time of retirement of a partner, loss on revaluation will be debited to the capital account of। अभी तक हमसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट के बारे में पूछ रहा था, अब आपसे सेम पूछा है लेकिन लॉस के बारे में पूछा है। तो यदि लॉस होता है तो उसका हम क्या करते हैं, तो भैया जाहिर सी बात है, यदि प्रॉफिट है तो भैया सभी पार्टनर्स को पुराने रेशो में बंटता है। तो यदि लॉस भी होगा तो इसका भी तो सेम यही कहानी रहेगी, ये भी पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में ही बटेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सिर्फ रिटायरिंग को नहीं, रिमेनिंग को नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी, सभी पार्टनर्स को पुराने रेशो में हम लॉस भी बांटते हैं, गेन भी बांटते हैं। डन, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। चलो फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। चलिए तो अगेन आपसे कुछ एंट्री पूछी है, 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट एंट्री आपको बतानी है। जल्दी से रीड करो क्वेश्चन, फटाफट रीड करो। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्या कहना चाहता है और मुझे आंसर बता दो भैया जल्दी से इसके।
क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन रीड करो। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ मोहन, मोहन नाम का कोई पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है, स्टॉक इज गिवन एज 60,000 इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आपके 60,000 के स्टॉक दिए हुए थे। इफ स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाय 10,000, अब यदि आपके स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू हो जाते हैं 10,000 से, तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे। 4 ऑप्शन आपको देके रखे हैं, बता दो भैया कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी। 4 एंट्रीज देके रखिए, पहले आराम से देख लो भैया, चारों एंट्री देखो क्या कह रही है। पहली एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, या फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर अच्छा ये अमाउंट अलग अलग है, वही मैं सोचूं चारों में एक जैसी एंट्री क्यों आ गई। तो देखो भैया यहाँ पे 10,000 अमाउंट है और यहाँ 50-50 अमाउंट है ना। तो अब आप बताओ कि सही अमाउंट की सही एंट्री कौन सी होगी, बता दो भैया। 4 ऑप्शन आपकी नजरों के सामने हैं, बता दीजिए क्या लग रहा है आपको। देखो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन, फिर आप आराम से मुझे सॉल्यूशन बताना। तो देखो रिटायरमेंट के टाइम हमने ये देखा कि जो स्टॉक है वो 60,000 के दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, है ना। स्टॉक इज गिवन है 60,000 इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, बैलेंस शीट में 60,000 के स्टॉक दिए हुए हैं। नाउ अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है, इफ स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10,000 द जर्नल एंट्री पास फॉर द अबव इज, मतलब आपने क्या करा, आपने स्टॉक को जर्नल बैलेंस शीट में देखा कि भैया वो 60,000 के हैं, लेकिन आपको बाद में ये पता लग रहा है कि भैया वो तो अंडर वैल्यू कर दिया आपने 10,000 से। मतलब अंडर वैल्यू का क्या मतलब होता है कि स्टॉक थे आपके कितने 60,000 के थे, है ना, और आपने उसको अंडर वैल्यू 10,000 से कर दिया है कहीं ना कहीं, मतलब आपने उसको 10,000 से कम रिकॉर्ड कर दिया है, आपको ज्यादा रिकॉर्ड करना था, 10,000 से आपको ज्यादा रिकॉर्ड करना था, आपने उसको अंडर वैल्यू कर दिया, 10,000 से कम रिकॉर्ड कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, 10,000 से स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने स्टॉक को कम 10,000 से कम पे रिकॉर्ड किया है। तो अब आपका काम क्या है कि स्टॉक को 10,000 से वापस से इंक्रीज करो। तो जैसे कि आपको पता है कि देखो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, यदि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, तो हम यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स देखो इस तरीके से हम लोग का अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये होता है डेबिट, वो होता है क्रेडिट, है ना, ये होता है डेबिट और ये होता है क्रेडिट। अब मैंने क्या बोला कि जो स्टॉक है आपके वो 10,000 से आपने कम रिकॉर्ड करे, अंडर वैल्यू समझते हो ना कि वो 10,000 से आपने कम रिकॉर्ड करे, तो अब आपको 10,000 इंक्रीज करना पड़ेगा, बिल्कुल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 10,000 यदि हम स्टॉक इंक्रीज करते हैं तो कहाँ पे लिखेंगे भैया, स्टॉक अपन को इंक्रीज करना है, ठीक है, स्टॉक अपन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। इसका मतलब यहाँ पे आता है अपना स्टॉक अकाउंट इंक्रीज करना है। कितने से करना है, जितने से कम हुए हैं उतने से वापस से इंक्रीज कर दो। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि भैया वो 10,000 से कम रिकॉर्ड हुए, तो 10,000 से वापस इंक्रीज कर दो। तो 10,000 से हम यहाँ पे वापस इंक्रीज कर देंगे, तो 10,000 से स्टॉक इंक्रीज हो गए, ऐसी एंट्री होगी इस मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इस पर्टिकुलर तरीके से हम इसको शो करेंगे। अब आपसे पूछिए एंट्री, तो एंट्री कैसे होती है, जब आपके स्टॉक यदि इंक्रीज हो जाते हैं, कोई एसेट यदि इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं, स्टॉक अकाउंट। चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नीचे कैसे लिखते हैं हम, स्टॉक अकाउंट डेबिट करते हैं, और रिवैल्यूएशन कहाँ है, क्रेडिट में है ना, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में है, तो भैया इसलिए रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा भैया, 10,000 ही आएगा, क्योंकि 10,000 से डिफरेंस आया है तो हमें डिफरेंस ही लिखना होता है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस लिखना होता है। तो 10,000 का डिफरेंस हमने लिख दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, देखो अब भैया ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे तो रिवैल्यूएशन को इन्हें डेबिट कर दिया, पर हमें मालूम है ना, हमने तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे ये एंट्री करी है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन यहाँ पे आ रहा है आपका क्रेडिट में, और यहाँ पे 10,000 आ रहा है, इसमें भी है पर अमाउंट गलत लिखा है यहाँ पे। तो भैया इस हिसाब से यदि हम देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। डन, कौन सा, बी, क्योंकि स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि स्टॉक हमारे 10,000 से हमने वापस इंक्रीज कर दिए, जो पहले अपने कम रिकॉर्ड करे थे, 10,000 से अंडर वैल्यू कर दिए थे, कम रिकॉर्ड किए थे, अब वापस से ज्यादा कर दिए। डन, समझ में आया ये क्वेश्चन सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट। चलो तो ये 12th वाला क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो आगे हमारे पास है ये 13th वाला क्वेश्चन। तो भैया जल्दी से फटाफट पहले इसको रीड करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, रीड कर लो पहले क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, बढ़िया तरीके से सॉल्व भी करना है, क्योंकि ये आपका
ये आपका कैलकुलेशन वाला है, तो भैया इसमें जल्दी से कैलकुलेशन करो, फिर मैं आप लोगों को आंसर भी बताऊंगी, मैं भी कैलकुलेट करके बताऊंगी, डोंट वरी, मैं भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग ट्राई करो, ठीक है, जल्दी से ट्राई करो, फटाफट जल्दी से आंसर आना चाहिए और भाई सभी के, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लें। देखो भैया क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमाउंट क्रेडिटेड टू अ रिटायरिंग पार्टनर इन हिज कैपिटल अकाउंट इज 2,01,000। देखो एक आपका रिटायर हो रहा है एक पार्टनर, और आपने उसके कैपिटल अकाउंट में देखा कि उसको आपको कितने पे करना है, वो रिटायर हो रहा है, तो आपने कहा उसको 2,01,000 रुपए हमें उसको देने हैं, 2,01,000 हमें उसको देना है, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। आपको पता है जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है हम उसको कुछ अमाउंट पे करते हैं, तो आपने देखा कि भैया वो रिटायर हो रहा है, उसको इतना अमाउंट पे करना है। अब उसके साथ हो क्या रहा है, ही टुक इन्वेस्टमेंट एट 58,000, और अब वो 58,000 के कुछ इन्वेस्टमेंट है भैया वो भी लेके जा रहा है, ठीक है, कौन, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। he also took 20% ऑफ डेटर्स। अब आपके फर्म के कुछ डेटर्स थे जिनसे आपको पैसा लेना था, कुछ थे, कुछ अमाउंट था उनका, जिसमें से वो 20% के डेटर्स भी ले रहा है, कौन, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो 20% के डेटर्स भी ले रहा है। Then the amount transferred to his loan account is 1,23,000, और फिर आपने उसको उसके जो लोन कंसीडर किया है, जो उसको लोन दिया है, लोन मतलब जो आपने अमाउंट उसको देना था उसको आपने लोन मान लिया है, कितने का, 1,23,000 का। आपसे पूछा व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ डेटर, तो भैया डेटर कितने के थे ये आपसे पूछा है, समझ गए, नहीं समझे। आपसे एक क्वेश्चन में डेटर को लेके बस एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जितने भी डेटर थे उसमें से 20% जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो लेके गया है, तो आपको टोटल डेटर बताने हैं, 20 तो ये ले गया और रिमेनिंग 80% और है जो फर्म के पास है, तो वो पूरे टोटल डेटर्स कितने के होंगे ये आपको बताना है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है इन सबसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल डेटर की वैल्यू पता लग जाएगी, राइट। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन यार कैसे सॉल्व होगा, बट हो जाएगा आप यदि कॉन्शियसली देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है जिससे आप डेटर्स पता लगा लोगे, क्योंकि आपको बोला है कि हमने देखा कि हमको उसको पे कितने करने हैं, 2,01,000 हमें उसको पे करने हैं, वो 58,000 के इन्वेस्टमेंट भी लेके जा रहा है, और उसको हमने उसका जो लोन है वो कितना मान के रखा है, 1,23,000 मतलब 23,000, 1,23,000 उसका हमने लोन भी, मतलब उसको जो अमाउंट पे करना था वो अमाउंट हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया है, और डेटर्स वो 20% लेके जा रहा है ना। तो आपको कुल मिला के बस इतना बताना है कि डेटर्स टोटल कितनी वैल्यू के थे। तो आप कैलकुलेट कर रहे हो या मैं कैलकुलेट करके बताऊं, ऑप्शन आ गए कि आप लोगों के करेक्ट, सभी ने कर लिया इसको सॉल्व, नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं आपको समझाती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, ठीक है, यदि ध्यान हटा तो भैया फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो देखो भैया इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले यदि हमको डेटर्स पता करना है तो आप डेटर्स को x की वैल्यू x मान लो, जब हमको कोई चीज फाइंड करनी है तो हम उसको x मान लेते हैं, तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करा दूं क्या, चलो या फिर इधर करा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले हमें लेट्स कंसीडर डेटर्स इज x, ठीक है, हमने डेटर्स को x मान लिया। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो क्या कर रहा है, देखो रिटायर हो कौन रहा है, कोई अच्छा नाम नहीं दिया, ठीक है, जो भी व्यक्ति रिटायर हो रहा है वो क्या कर रहा है, डेटर्स का 20% वो लेके जा रहा है। इसका मतलब जो रिटायर हो रहा है रिटायरिंग पार्टनर क्या कर रहा है, 20%, या फिर इसको लिखे रिटायरिंग पार्टनर टुक 20% ऑफ x, यही है, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो 20% डेटर्स का ले रहा है, मतलब 20% x का लेके जा रहा है वो। इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 20% x का मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, x का 20% यही है ना, वही बोला 20% x का ले रहे हैं, तो 20% मतलब 20/100, तो 20/100 किसका, x का। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक की चीजें सभी को समझ आ गई हैं। अब यदि हम क्वेश्चन देखें
तो उसको हम क्या क्या दे रहे हैं वो पूरी वैल्यू यदि हम देख रहे हैं तो हमको मालूम है कि टोटल उसके जो कैपिटल अकाउंट में है वो इतना है, टोटल उसके कैपिटल अकाउंट में हमें उसको इतना अमाउंट देना है, पहला टोटल इतना देना है, जिसमें इंक्लूडेड क्या क्या है, जिसमें भैया वो इन्वेस्टमेंट भी लेके जा रहा है, 20% डेटर्स भी है और उसका लोन 1 लाख मतलब 1,23,000 का लोन भी है। मतलब ये तीनों चीजें जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मतलब फिर हमारा टोटल फाइनल इतनी वैल्यू आ रही है। समझ रहे हो? मतलब देखो यदि हम बोलें उसकी फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे तो हमने बोला कि भैया वो 20% जो है डेटर्स का वो भी लेके गया, प्लस जो इन्वेस्टमेंट है 58,000 के वो भी लेके गया, तो वो भी लेके गया तो वो भी ऐड होंगे। उसके बाद उसको हमने कुछ अमाउंट लोन में ट्रांसफर किया, कितने का लोन में ट्रांसफर किया, 1,23,000 का, तो वो भी ऐड होंगे, 1,23,000 ये भी ऐड होंगे। तब जाके इसका टोटल कैपिटल अकाउंट में कितना बन के आ रहा है, 2,01,000, राइट। तब जाके इसका कितना बन के आ रहा है, 2,01,000 इसका बन के आ रहा है। कहानी समझ आई? हमने इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, जो ऐसा क्वेश्चन ने कहा हम वैसे वैसे चलते गए, है ना। तो ये ऐसा हो गया भैया कि टोटल इसका कैपिटल में इतना अमाउंट है, जो हमने कैसे कैसे दिया इसमें भैया, इतना इसका लोन है, इतने का ये इन्वेस्टमेंट ले गया और ये डेटर्स का 20% भी ले गया। डन। अब आप इसको सॉल्व करो। यदि इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो देखो ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आपका देखो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 5, 20 1 जा 20, 25 जा 100, मतलब ये कितना हो गया भैया 1/5 x प्लस इन दोनों को ऐड करना, जरा कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करना कितना आ रहा है 1,81,000, राइट। इन दोनों को ऐड करोगे तो स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा 1,81,000 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में कितना दिया है 2,01,000। यहाँ तक की कहानी सबको समझ आ गई? सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे भाई, हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे, है कि नहीं भैया, राइट। तो जरा करके बताना मल्टीप्लाई कितना आ रहा है जल्दी से। तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मुझे बताओ जल्दी से, कितना आ जाएगा 9,05,000 आएगा, ठीक है। कितना 9,05,000। तो अब यहाँ पे तो ये बचा नहीं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ अब कितना बचा x प्लस इसका हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 9,05,000 इज इक्वल्स टू यही 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करना और इसी का यहाँ मल्टीप्लाई, तो इसका यहाँ किया तो ये आया। अब इस 5 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, बताओ मुझे कितना आ रहा है, कितना आएगा 10,05,000, ठीक है। कितना आ जाएगा भैया 10,05,000 आ गया। क्लियर। अब बस क्या करो, ये जो आपको x है, ये जो x है इसको इज इक्वल्स टू के यहाँ बाकी सारी चीजें वहां पे कर दो ट्रांसफर, बस मतलब x इज इक्वल्स टू कितना है, ये 10,05,000 है, ये इज इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा तो प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना 9,05,000 हो जाएगा। माइनस करना जरा कितना आ रही है x की वैल्यू, माइनस करो तो ये 90 है, ये 100 है, मतलब 1 और ये 5 इक्वल मतलब 1 लाख। इसका मतलब जो आपके डेटर्स हैं वो कितने के हैं, 1 लाख रुपीस के डेटर्स हैं। x की वैल्यू मतलब 1 लाख आई है तो 1 लाख क्या है डेटर्स, डेटर्स कितने हो गए 1 लाख के डेटर्स हो गए। क्या आपको समझ में आया? क्लियर है ये सभी को? तो भैया 1 लाख होना चाहिए, क्या कहीं दिया है ऑप्शन, चेक करो पहले भैया। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में दिया है तो हम चेक करें इसको, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 लाख जो है डेटर्स की वैल्यू है, तो डेटर्स का इसने 20% लिया है तो मतलब इसने 20,000 लिए हैं, 80,000 अभी भी फॉर्म में है, लेकिन हमसे टोटल डेटर्स पूछे थे तो टोटल 1 लाख रुपीज है। क्लियर, राइट। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, ठीक है। ये रहा इसका सॉल्यूशन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। डन स्टूडेंट्स, ले लिया, समझ में आया? हमसे पूरे डेटर की वैल्यू पूछी थी तो हमने इसको x मान लिया। हमसे कहा कि इसने 20% डेटर्स का लिया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20/100,
x का मतलब डेटर्स का 20/100, इसको सॉल्व किया 1/5 आया, इन दोनों को ऐड किया, ये आया, ये ऐसे का ऐसा रहा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया, ये आया। फिर x में वही चीजें इधर की उधर इक्वेशन करनी होती है, माइनस किया तो 1 लाख आंसर आ गया, राइट। चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना 13 वाला सॉल्व, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर आइए अब पहले लाइक शेयर तो करो भाई, मैं तो भूल गई, जल्दी से लाइक शेयर करो भैया, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, जल्दी से लाइक शेयर करो। फिर 14 क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है, 14 पे मूव करेंगे, फटाफट लाइक शेयर करना है भाई, जल्दी से। डन कर दिया ना, तो फिर आओ भैया 14 क्वेश्चन, ये रहा 14th क्वेश्चन, इसको जल्दी से सॉल्व करो। रेशो वाला क्वेश्चन है भैया, जल्दी से आंसर आना चाहिए। अब तो इजी है, रेशो रेशो तब आप निकालना यूं सीख गए होगे, बाएं हाथ का खेल हो गया होगा अब तो, है ना, ये तो अब आपको आराम से बनने लगा होगा, क्योंकि 3rd चैप्टर में भी किया, 4th में भी किया, 5th में भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, अभी 6th चैप्टर 7th चैप्टर में भी करना है, सब में करना है, ठीक है। चलो बोल क्या रहा है, इवन अकाउंटिंग रेशो में भी रेशो ही है भैया, रेशो रेशो बहुत है आपका 12th में, है ना। चलो क्या बोल रहा है 14 क्वेश्चन, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:1। सी रिटायर हो रहा है, सी मतलब ये रिटायर हो रहा है, ये जो है रिटायर हो रहा है। आपसे पूछा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपसे पूछा है, बताइए 1:3, 3:2 या 1:1 या फिर नन ऑफ दीज, कोई सा भी नहीं। सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना है, देख के लग जरूर रहा है कैलकुलेशंस की जरूरत है, पर कोई जरूरत नहीं है। 3 पार्टनर्स है, इनका ओल्ड रेशो देके रखा है, सी रिटायर हो रहा है मतलब ये रिटायर हो रहा है, न्यू प्रॉफिट रेशो पूछा है, तो मैंने क्या बोला, यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो जो ओल्ड है वही न्यू बन जाता है, ओल्ड है जो वही न्यू बन जाता है, तो ये रिटायर हो गया तो अब न्यू कितना बन जाएगा भैया, 3:2 न्यू बन जाएगा। कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है मैडम, बी ऑप्शन में ही दिया है 3:2। सिंपल, कई बार जो क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं इतने होते नहीं है ना, बस आप कॉन्शियस रह के करोगे तो सारी चीजें आराम से समझ आ जाएंगी। 14 क्वेश्चन सॉल्व है, अब आ जाओ भैया अगले सवाल पे आ जाओ भैया, जल्दी से फटाफट। 15th क्वेश्चन अगेन रीड करो, सॉल्व करो और मुझे आंसर बताएंगे आप सभी मिलके आंसर बताना। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे के रखा है ना, ये दे के रखा है और आपसे बोला है कि भैया सी रिटायर हो रहा है, सी मतलब ये अगेन रिटायर हो रहा है, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब आपको ए और बी का 3:2 दे के रखा है, पुराना भी दिया है भैया, नया भी दिया है। गेनिंग रेशो क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। आपको मालूम है गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, है ना, पता है सबको। तो बताओ 4 ऑप्शन है, 3:2, 1:2, 2:1 या फिर नन ऑफ दीज, कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से बताइए भैया, कमेंट्स में आंसर आने चाहिए सभी के। पुराना ये है और नया ये है, गेनिंग आपसे पूछा है न्यू माइनस ओल्ड करके, बताओ कितना आएगा, जल्दी से आंसर बता दो मुझे जल्दी बताइए भैया कितना आएगा अपना आंसर, फटाफट बता दो। चलो तो आंसर यदि मैं आपको बताऊं तो भैया यहाँ पे आप बहुत से स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने बैठ गए होंगे, जो कॉपी लेके बैठे हैं वो कैलकुलेट करने बैठ गए होंगे, पर भैया इसको कैलकुलेट करने की तो जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेट करने की, कोई जरूरत नहीं। किसने बोला कैलकुलेट करने, मैंने तो सिर्फ फॉर्मूला बताया था कि गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, कैलकुलेट करने का बोला था क्या मैंने, नहीं ना, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले भी 3:2 था और अभी भी 3:2 ही तो है, दोनों तो वही है, पहले जो था अभी भी वही है, ठीक है। इसका मतलब जो इनका रेशो है वो क्या हो जाएगा भैया, 3:2 ही रहेगा। जब ओल्ड भी वही है, न्यू भी वही है, तो भैया गेनिंग भी आपका वही का वही रहता है, नो नीड टू कैलकुलेट। जब कैलकुलेट करते हैं जब अलग रहता है, जैसे सपोज पहले ये था, अब यदि ये 4:2 बोल देते या कुछ और बोल देते, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, 3:2 पुराना था, नया भी 3:2 ही है, तो भैया गेनिंग भी वही रहेगा, गेनिंग हमसे पूछा था, गेनिंग भी वही का वही रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत कोई समस्या, तो अपना जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को। चलो तो फिर 15th क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व,
है ना। 15 क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया, सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए हैं, है ना। तो भैया आज के सेशन को यहीं तक रखें, यहीं तक क्वेश्चन रखें। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे, और यदि नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन, क्योंकि यदि कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं तो जिस टॉपिक से गलत हुए उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर लेना। पूरी प्लेलिस्ट आपकी रेडी है, सब कुछ आपको यूट्यूब पे मटेरियल मिल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपके गलत है, निराश नहीं होना है, दोबारा से रिवीजन कर लेना। बाकी इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी मैं आपके लिए जल्दी से लेकर आऊंगी, किसी भी वीकेंड में या हॉलीडे पे हम लोग इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन तो करेंगे, लेकिन फिर भी यदि कुछ आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक है जो मुझसे नहीं बन रहा है, दोबारा से रिवाइज कर लेना। यदि और भी कोई यदि आपको डाउट है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग को लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में अब मिलेंगे, हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बस आपको जुड़े रहना है, क्लास में बने रहना है। अपने चैनल पर सेम टाइम में हम लोग डेली मिलते हैं। मैग्नेट ब्रेन जो एक ऐसा चैनल है, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है, हाई क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ यहाँ पर हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं अदर स्टेट बोर्ड्स के भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, यदि आपको कोर्सेज देखना है, यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सारी चीजें आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी। हर क्लास, हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के टॉपिक्स, इवन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सब कुछ यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। तो बस सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मोबाइल एप्लीकेशन पे भी सब कुछ अवेलेबल है, सारे कोर्सेज है, पूरा कंप्लीट कोर्स आपका यहाँ पे भी है। और आपका वेबसाइट पे भी, मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है, वहां से भी आप कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। इफ यू आर यूजिंग अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और बेहतर बना सकते हो। लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को अवेल करना है ई बुक्स या ई नोट्स, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाके यदि आप चेक करेंगे तो सारी चीजें आपको बढ़िया से पता लग जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड कीप लर्निंग।